हाय, मैं डॉक्टर संजीत साहू। आज का हमारा विषय है टाइप्स ऑफ फिस्टुला ऑन द बेसिस ऑफ पार क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द टाइप्स ऑफ भगंदर, जिसको कि मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं फिस्टुला निनो से। हम जानते हैं कि आचार्य शिशु जी ने 5 प्रकार के फिस्टुला डिस्क्राइब किए हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शतपोनक, जो कि जिसमें वात की प्रधानता होती है। फिर उसके बाद आता है उष्ट ग्रीव, जिसमें पित्त की प्रधानता होती है। फिर होता है परिश्रावी, जिसमें कफ की प्रधानता होती है। उसके बाद आता है शंभू का वर्ग, जो कि त्रिदोषज होता है। और सबसे अंतिम में आता है जिसमें शल्य की वजह से होता है आगंतुक, जिसको हम बोलते हैं। तो 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें अष्ट महागद रोगों में इसका वर्णन आया है। अष्ट महागद ऐसी व्याधियां होती हैं जो दुष्चिकित्सीय होती हैं, यानी अगर इसको बहुत यत्न पूर्वक चिकित्सा की जाए तभी जो होती है ये क्योर की तरफ जाती हैं, अदरवाइज ये क्योरेबल नहीं होती है। 8 प्रकार के भगंदर का वर्णन हमारे आयुर्वेद में आया है, जिसमें वाग्भट जी ने बताया है। 5 तो जो आचार्य शिशु जी ने बताया था वही, और उसके बाद उन्होंने जो अभी उन्होंने एक दोष बताए थे, इन्होंने द्वंद्वज 2 दोषों की वजह से बताया। जो 2 दोषों की वजह से उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने बताया परिक्षेपी, एक उन्होंने बताया कि ऋजु, और तीसरा लास्ट वाला जो बताया था उन्होंने आर्षो भगंदर। वात और पित्त की वजह से जो उन्होंने बताया था, उन्होंने परिक्षेपी बताया था। पित्त और कफ की वजह से, वात और कफ की वजह से जो होता है उसे ऋजु बोलते हैं, और जो पित्त और कफ की वजह से होता है उसे जो होता है उसे अर्शो भगंदर कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन पार क्लासिफिकेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो मॉडल है वो है आपका कोरोनल सेक्शन। यहाँ पे एनल कैनाल है, ये रेक्टम है, ये हमारी इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये जो होता है जो स्पेस है ये है इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल स्पेस। इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरस्फिंक्टिक स्पेस कहते हैं। ये जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है एनल कैनाल की और जो इंटरनल स्फिंक्टर इसके बीच में जो स्पेस है इसको सब म्यूकोजल स्पेस कहते हैं। और ये वाला जो स्पेस है लिवेटर मसल के ऊपर, इसको हम सुप्रालिवेटर स्पेस कहते हैं। फिर उसके बाद हम फिस्टुला इनेनो को कोरिलेट करेंगे, इससे हम ये हमारा सेजाइटल सेक्शन है। फिर हम इसको एक्सियल सेक्शन में भी दिखाएंगे। एक्सियल सेक्शन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी देखिए, ये जो है ये एनल कैनाल है जो ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। ये हमारी इंटरनल स्फिंक्टर है। इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्फिंक्टिक स्पेस कहते हैं। और ये वाला जो स्पेस है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर, ये जो स्पेस है ये है इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल स्पेस। हमने देखा था कि यहाँ पे इश्चियल ट्यूबरोसिटी होती है और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। तो इश्यो प्यूबिक रैमस यहाँ पे होता है। इसके इश्यो प्यूबिक रैमस के ऊपर देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर से है ये आपका है ऑब्टरेटर इंटरनस मसल। ऑब्टरेटर इंटरनस मसल की फैशिया होती है जो कि यहाँ पे पुडेंडल कैनाल बनाती है। पुडेंडल कैनाल से यहाँ पे कुछ नर्व कुछ आर्टरीज निकलती हैं। तो यहाँ पे इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और पुडेंडल वेन को हमने यहाँ पे कैथेटर से शो कर रखा है। यहाँ पे 3 नर्व यहाँ से निकलती हैं। एक यहाँ पे 2 नर्व जो ये यूरोजेनिटल ट्रायंगल में जाती हैं, जिसको हम डॉर्सल नर्व कहते हैं, डॉर्सल नर्व ऑफ द पेनिस। और एक यहाँ पे निकलती है पेरिनियल नर्व, जो कि यहाँ पे यूरोजेनिटल ट्रायंगल में जाती है। एक नर्व यहाँ से निकलती है, ये जो है पुडेंडल नर्व की ये जो ब्रांच है इसको इंफीरियर रेक्टल नर्व बोलते हैं। इंफीरियर रेक्टल नर्व में हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, एक इसका मोटर, एक इसके सेंसरी, और एक इसका जो है ऑटोनॉमिक नर्व। ऑटोनॉमिक नर्व में केवल एक पार्ट था, उसमें सिंपैथेटिक था, इसमें पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच नहीं होती है। तो ये पूरा ओवरऑल एक एनाटॉमी थी। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार क्लासिफिकेशन। तो पार क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे पहले एक डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पार क्लासिफिकेशन में जो 4 प्रकार के फिस्टुला के बारे में डिस्क्राइब किया गया था वो कैसे हमारी बॉडी में बनते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा रेक्टम होता है, ये एनल रेक्टल जंक्शन होता है, ये हमारी एनल कैनाल होती है, और यहाँ पे जो होती है एक डेंटेड लाइन होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड होते हैं, जिसे एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गनी कहते हैं। एनल रेक्टल जंक्शन से लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे 1.5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे डेंटेड लाइन मिलती है, और यहाँ से लगभग 1.5 सेंटीमीटर जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हिल्टल लाइन मिलती है। उसके बाद एनल कैनाल जो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स ऑफ द रेक्टम थी वो नीचे की तरफ जब ट्रेवल करती है तो हिल्टल लाइन तक आती है, और ये जो
सर्कुलर मसल का जो ये बैंड है इसको हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो होती है वो कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर रेक्टल मसल्स होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्यूबोरेक्टल मसल्स होती है, यहाँ से जो मर्ज होती है, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं वो पूरी एनल कैनाल को कवर करते हैं। ये हमारी एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। और हमें पता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होती है होल एनल कैनाल को कवर करते हैं, जबकि इंटरनल स्फिंक्टर केवल 2/3 पार्ट को ही कवर करते हैं। अब क्या होता है कि अभी हमने दिखाया इस मॉडल में कि ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस कहते हैं, इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर का जो स्पेस होता है वो होता है इशियो रेक्टल स्पेस, या तो इसी को इशियो एनल स्पेस कहते हैं। और लिवेटर नहीं, मसल के ऊपर जो ये स्पेस होता है उसको बोलते हैं सुप्रालिवेटर स्पेस। और इन दोनों के बीच में यानी इंटरनल स्फिंक्टर और ये म्यूकोजा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं सब म्यूकोजल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हमें यहाँ पे जो फिशुला का ट्रैक है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, इसलिए और स्पेसेस के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको स्पेसेस भी पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर कोई फिशुला ट्रैक, जैसा कि हम जानते हैं एक क्रिप्टोग्लैंडुलर हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी है, एक ऐसा कहा जाता है कि जो एनल ग्लैंड होती है, एनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, एनल साइनसेस, यहाँ पे एनल ग्लैंड होती हैं। ये क्या है, एनल ग्लैंड से। एनल ग्लैंड कहाँ पे होती हैं, एनल ग्लैंड एनल क्रिप्ट के थ्रू एनल साइनसेस में अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं ताकि हमारी एनल कैनाल क्या रहे, लुब्रिकेट रहे। और हम जब डेफिकेट करें यानी मल को जब अपनी बॉडी से त्याग करें तो वो आसानी से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एनल ग्लैंड जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं किसी कारणवश। ये जो ट्रैक होता है ये किसी वजह से क्लॉक हो जाता है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ का सिक्रीशन होता है वो यहाँ पे स्टे करने लगता है। और इसकी वजह से यहाँ पे जो सुपुरेशन होता है यानी पस का फॉर्मेशन होगा, और ये धीरे धीरे पस नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा और एक ट्रैक बनेगा जो कि बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। तो एक ट्रैक का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक फिशुला का फॉर्मेशन हुआ। तो व्हाट इज फिशुला? फिशुला इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस। दो एपिथेलियल सरफेस के बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर कुछ अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज, कुछ फॉरेन बॉडीज होते हैं, जिसकी वजह से इसमें लगातार पस का फॉर्मेशन होता रहता है। और ये पस लगातार आने की वजह से पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, एक इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग पेरिएनल स्किन पे है और एक इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो कहाँ पे है, द म्यूकोजा मेम्ब्रेन ऑफ द एनल कैनाल। तो ये हो गया कंप्लीट फिशुला। अब क्या होता है कि हम देख रहे हैं जो फिशुला है वो दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में है, यानी इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस में है। तो दैट इज जो पार क्लासिफिकेशन था उन्होंने क्या बताया कि एक फिशुला ऐसा होता है जो इंटर स्फिंक्ट्रिक होता है, यानी जो फिशुला दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में होगा वो इंटर स्फिंक्ट्रिक फिशुला कहलाएगा। यानी द फिशुला ट्रैक विच इज प्रेजेंट in between external and internal space intersphincter is called as intersphincteric fistula। तो ये हो गया आपका intersphincteric fistula। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये जो एनल ग्लैंड थी ये इन्फेक्ट हुई, ये एनल ग्लैंड क्या हुई, ये इन्फेक्ट हुई, और इनके इन्फेक्शन की वजह से जो इसमें पस बना वो इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस में ना आकर वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर चला गया और ये फिर इसके बाद यहाँ ओपन हुआ। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो द ट्रैक ऑफ फिशुला था, फिशुला का जो ट्रैक था वो केवल इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स किया हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल स्फिंक्टर के साथ साथ इसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी पियर्स कर लिया। तो ये हो गया आपका ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिशुला। तो ये आपका पहला नंबर हो गया ए, ये आपका ए हो गया इंटर स्फिंक्ट्रिक फिशुला, और ये आपका हो गया ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिशुला। ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिशुला का मतलब है जब फिशुला ट्रैक आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी पियर्स कर जाए तो वो होगा ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिशुला। अब उसके बाद आता है सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिशुला। अब इसमें क्या हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एनल ग्लैंड और थी, यहाँ पे एक एनल ग्लैंड और थी। ह्यूमन बॉडी में लगभग 8 से 10 एनल ग्लैंड्स होती हैं, किसी किसी में थोड़ा ज्यादा भी होती है, किसी किसी में थोड़ा कम भी होती है। एक एनल ग्लैंड यहाँ पे थी, इसमें इंफेक्शन हुआ, इसमें पस का फॉर्मेशन हुआ, और जो फिशुला ट्रैक था अभी जो ये पेरिएनल स्किन की तरफ ट्रैक चल रहा था, नीचे की तरफ देखे आ रहा था, ये ट्रैक नीचे की तरफ ना आकर
ये ट्रैक ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया और इसने किसको पियर्स किया, लिवेटर एनाई मसल को। देखिए ये क्या है, लिवेटर, इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं लिवेटर एनाई मसल। इसने क्या किया, ट्रैक ने लिवेटर एनाई मसल को पियर्स किया, फिर ये सुप्रालिवेटर स्पेस में पहुंच गया। ये कहाँ पहुंच गया, सुप्रालिवेटर स्पेस में पहुंच गया, फिर से ये वापस आया, फिर ये पेरिनल स्किन पे आ गया, फिर ये पेरिनल स्किन पे ओपन हुआ। तो देखिए ओरिजिन ऑफ द फिस्टुला ट्रैक, यानी फिस्टुला ट्रैक की शुरुआत कहाँ हुई, एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन हुई, ये यहाँ पे गया, ऊपर लिवेटर एनाई मसल को पियर्स किया, फिर ये ऊपर से फिर से वापस लिवेटर एनाई मसल को पियर्स करते हुए फिर से वापस आया। कहाँ से आया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर से आया। कहाँ से आया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर से आया। तो ये आपका जो होगा, ये होगा सुप्रालिवेटर, सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला, ये जो ये भी और ये सी, तो ये हो गया आपका सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला का मतलब हुआ कि एनल ग्लैंड के इंफेक्शन से, एनल ग्लैंड में इंफेक्शन हुआ, पस यानी सुपुरेशन हुआ, पस इकट्ठा हुआ, पस जो बनाया ट्रैक वो ऊपर की तरफ गया, लिवेटर एनाई मसल को पियर्स किया, फिर उसके बाद इसने लिवेटर एनाई मसल को फिर से पियर्स करके नीचे आया, तो ये सुप्रालिवेटर स्पेस में पहुंच के फिर वापस आया, तो ये होगा सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। अब आता है एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। इन तीनों में अगर देखा जाए द कॉज ऑफ फिस्टुला ट्रैक था वो एनल ग्लैंड का इंफेक्शन था, यानी एनल ग्लैंड की वजह से हुआ, एनल ग्लैंड में कहीं से इंफेक्शन आया, एनल क्रिप्ट इंफेक्ट हुई, यहाँ से पस इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से ट्रैक शुरू हुआ, इसको बोलते हैं प्राइमरी ओपनिंग। और जब ये बाहर जाके जो ओपन होता है, यानी ये जो ओपनिंग होती है वो होती है प्राइमरी ओपनिंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला ट्रैक। और यहाँ पे जो बाहर की तरफ खुलता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला ट्रैक। अब क्या होता है, एक फिस्टुला ट्रैक ऐसा भी होता है जिसमें एनल ग्लैंड से कोई मतलब नहीं है, उसकी जो शुरुआत होती है वो रेक्टम से होती है, रेक्टम में इसकी ओपनिंग बनी, फिर ये सीधे बाहर चला गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर पियर्स हो रहे थे, ट्रांस स्फिंक्टर में एक्सटर्नल स्फिंक्टर पियर्स हो रहे थे, सुप्रा स्फिंक्टर में यहाँ से इंटरनल स्फिंक्टर पियर्स होके एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर से आया। लेकिन चौथे वाले केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल है ही नहीं है, इसके बाहर से जा रहा है, तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा स्फिंक्टर, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा स्फिंक्टर, जो कि ये चौथा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ द फिस्टुला ट्रैक इज रेक्टम, रेक्टम से ये फिस्टुला ट्रैक शुरू हो रहा है और लिवेटर, सुप्रालिवेटर स्पेस से होते हुए लिवेटर एनाई मसल को पियर्स कर रहा है, उसके बाद पियर्स करते हुए ये इस्चियोरेक्टल फोसा में आया और इस्चियोरेक्टल फोसा से होते हुए ये पेरिनल स्पेस में आया और पेरिनल स्पेस पे होते हुए ये पेरिनल स्किन में ओपन हो गया। तो ये जो चार प्रकार के फिस्टुला पार्क द्वारा डिस्क्राइब किए गए थे वो इसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन। तो इनका जो बेस था वो बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए फिस्टुला ट्रैक का लोकेशन और उनका जो रिलेशनशिप है विथ एनल स्फिंक्टर्स, एनल स्फिंक्टर के बेस पे ये डिस्क्राइब किया गया है। ये जो चार प्रकार के फिस्टुला बताए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के बेस पे, जिसका जो मेन जो क्लासिफिकेशन था इन्होंने रेडियोलॉजिकली इसको जो डिस्क्राइब किया, यानी ये जो डिस्क्रिप्शन था वो एमआरआई रिपोर्ट पे, जब आप एमआरआई फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट कराते हैं तो आपको वहां पे फिर वो इंटरस्पिंक्टिक, ट्रांसस्पिंक्टिक, सुप्रा एक्स्ट्रा नहीं लिख के देते, वो लिख के देते हैं कि द इंप्रेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ग्रेड 1 इंटरस्पिंक्टिक लेफ्ट पेरिनल फिस्टुला। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ये जो शो करता है ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिस्टुला ट्रैक बताता है। अगर आपका ग्रेड 1 का फिस्टुला है तो ये वेरी सिंपल केस है, अगर ग्रेड 5 का फिस्टुला है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि जितना ग्रेड कम होगा उतना ही ट्रैक आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा, उतना ही जो स्फिंक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है उतना ही लेस कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे हम फिर से पिक्चर बनाएंगे एनल कैनाल की, ये हमारी एनल कैनाल है, ये एनल वर्ज है, ये पेरिनल स्किन है, डेंटेट लाइन हम फिर यहाँ बनाएंगे, ये है आपकी लिवेटर एनाई मसल्स, ये आपके रेक्टम, ये सुप्रा लिवेटर स्पेस है, ये आपका लिवेटर एनाई मसल है, ये आपकी डेंटेट लाइन है, ये आपकी हिल्टल लाइन है, ये पेरिनल स्किन है, हमने अभी पहले बताया था ये इंटरनल स्फिंक्टर,
इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ तक आती है, हिल्टन लाइन तक आती है। कहाँ का कंटिन्यूएशन होती है, सर्कुलर मसल ऑफ द रेक्टम। एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहाँ से मर्ज होती है, ये जो प्यूबिक रेक्टालिस जो मसल्स होती है इससे मर्ज होती है। इसका डीप कंपोनेंट, फिर इसका सुपरफिशियल कंपोनेंट, फिर इसका जो सबक्यूटेनियस कंपोनेंट। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के 3 कंपोनेंट थे, हम लोगों ने बहुत पहले एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल में डिस्कस किया है। तो ये हमारी पूरी एनल कैनाल तैयार हो गई। अब हम पढ़ेंगे ग्रेड 1 फिस्टुला क्या होता है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे एनल ग्लैंड थी, एनल ग्लैंड एनल क्रिप्स के थ्रू अपना सिक्रीशन कहाँ सिक्रीट करती है, एनल कैनाल के अंदर। इसी तरह एक एनल ग्लैंड हम यहाँ भी बना देंगे। और अगर आप लोग सही से देखें तो एनल ग्लैंड जो होती है वो कहाँ तक होती है, एक तो ये इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में है थोड़ा सा इसका पार्ट, थोड़ा सा इसका पार्ट जो है इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर है, और थोड़ा सा इसका पार्ट म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ एनल कैनाल एंड इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में है। इसमें जब हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे फिस्टुला के जब ट्रीटमेंट में, कम से कम हम लोग 1000 टाइप के एमआरआई रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और एमआरआई रिपोर्ट आपको तब समझ में आएगी जब आपको जो स्पेसेस होते हैं, जो इंटरस्फिंक्टिक मतलब इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनसाइड द एनल कैनाल एंड आउटसाइड द एनल कैनाल, अगर आपका क्लियर है तो आप एमआरआई रिपोर्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 1 का इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला। तो अभी हमने बोला कि जब हमारा एनल ग्लैंड में पस का कलेक्शन होता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, पस पेरिनल स्किन की तरफ आती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये पेरिनल स्किन में ओपन हो गई, और एक ओपनिंग हम देख रहे हैं एनल कैनाल के अंदर, एक ओपनिंग देख रहे हैं पेरिनल स्किन। तो ये हमारा जो सिंपल सा इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला था, इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला जो कि पार क्लासिफिकेशन में बताया गया है, वही इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला ग्रेड 1 होता है। इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला, जो इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला था वही ग्रेड 1 फिस्टुला होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जिसमें रिपोर्ट में ये लिखा हुआ कि इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला, तो आप देखिए उसमें लिखा होगा ग्रेड 1। देखिए यहाँ पे देयर इज ए शॉर्ट सस्पिशियस लिनियर ट्रैक लेंथ अप्रॉक्स 1.2 सेंटीमीटर, देयर इज ए शॉर्ट suspicious linear track length about 1.2 centimeter, width is 1.7 mm, extending from the external opening the left perineal region 2 o'clock position through the intersphinctic plane। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, intersphinctic plane to the left lateral wall of the anal canal। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड 1 इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला। तो यहाँ पे अगर सिर्फ सिंपल सा इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला होगा तो वो ग्रेड 1 कहलाएगा। अब ग्रेड 2 किसको कहते हैं, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारी एनल कैनाल थी, एनल कैनाल के अंदर जो एनल ग्लैंड एनल क्रिप के थ्रू सिक्रीशन देती थी, उसमें कोई ब्लॉकेज हुआ, उसमें कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ या कोई फॉरेन पार्टिकल आके वहां पे फंस गया, तो यहाँ पे पस इकट्ठा हुआ, वो नीचे की तरफ गया, तो यहाँ पे पेरिनल स्किन पे खुला, ये होगा ग्रेड 1। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि ग्रेड 1 का फिस्टुला था, इसमें कोई एक ब्रांच और बनना शुरू हो गई, ये जाके देखिए लिवेटर नी मसल के ऊपर जाके ब्लाइंडली, अभी ब्लाइंड है ये ओपन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक मेन ब्रांच थी जो कि इंटरस्फिंक्टिक था, लेकिन इसमें एक ब्रांच और बनना शुरू हो गई, या इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एक एब्सेस बनना शुरू हो गया। फिस्टुला ट्रैक तो था ही था, इसमें एक और ट्रैक एक इसमें कैविटी बनना शुरू हो गई, तो ये हो गया ग्रेड 2 का फिस्टुला। यानी एक सिंपल सा इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला में जब एक ब्रांच बनना शुरू हो जाती है या उसमें एक कैविटी और डेवलप होना शुरू हो जाती है, कोई एब्सेस बनना शुरू हो गया, तो वही इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला प्लस रेमिफिकेशन, या इसको हम ब्रांचेस कहते हैं, या तो इसमें कोई ब्रांच बन जाए या कोई इसमें एब्सेस डेवलप होना शुरू हो जाए, तो यही ग्रेड 2 हो जाएगा। तो ग्रेड 1 कन्वर्टेड इनटू ग्रेड 2 आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द रेमिफिकेशन और ब्रांचेस और द फॉर्मेशन ऑफ द एब्सेस इनसाइड द इंटरस्फिंक्टिक स्पेस, तो ये हो गया ग्रेड 2। अब ग्रेड 3 फिस्टुला क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसइन्फिनिटिव फिस्टुला, जिसमें हुआ था कि एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई, एनल क्रिप्स जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ, पस इकट्ठा हुआ, और इन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया और पेरिनल स्किन पे जाके ये ओपन हो गया। तो हमने इसको पढ़ा था क्या, ग्रेड 2 का फिस्टुला, सॉरी ग्रेड 3 का फिस्टुला। अब क्या होता है कि यही ग्रेड 3 का जो ट्रांसइन्फिनिटिव फिस्टुला होता है, वो सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन में उसी को ग्रेड 3 कहा जाता है। यानी ट्रांसइन्फिनिटिव फिस्टुला इज आल्सो नोन एज ग्रेड 3, सॉरी यहाँ पे ग्रेड की स्पेलिंग गलत है, ग्रेड 3
फिशुला। अब क्या होता है, जो ग्रेड 3 फिशुला होता है यही ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब इसमें एक नया ट्रैक बनना शुरू हो जाए। मान लेते हैं कि ट्रांसइन्फिनिटिक फिशुला यानी ग्रेड 3 का फिशुला था, जैसे अभी हमने ग्रेड 2 में पढ़ा था कि इंटरइन्फिनिटिक फिशुला में एक ब्रांच बना तो ग्रेड 2 हो गया, जो कि ग्रेड 1 पहले से था। इसी तरह ग्रेड 3 वाला ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाता है जब इसमें कोई रेमिफिकेशंस या ब्रांचेस डेवलप होती हैं या इसमें कोई एब्सेस बनना शुरू हो जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेन ट्रैक था ये और इसमें एक एब्सेस बनना शुरू हुआ है, तो वो हो जाएगा ग्रेड 4। ये है रेमिफिकेशन या इसी को हम ब्रांच कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेड 3 ही कन्वर्ट होता है ग्रेड 4 में। अब आता है ग्रेड 5 फिशुला किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखा ग्रेड 3, अभी हमने आपको ग्रेड 1 का एमआरआई दिखाई थी, देखिए यहाँ पे ग्रेड 2 की एमआरआई। जब मेन ब्रांच इंटरइन्फिनिटिक ब्रांच में एक देखिए यहाँ पे एब्सेस बना है तो इसको ग्रेड 2 कहा जाता है। अब हमको ग्रेड 3 दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एमआरआई इमेज रिवील्स सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन ग्रेड 3 ट्रांसइन्फिनिटिक फिशुला। तो जब एक ट्रैक केवल होगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर केवल पियर्स करके इंटरस्फिंक्टिक स्पेस होते हुए इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करके एनल कैनाल में ओपन होगा और बाहर पेरिनल स्किन में, तो वो ग्रेड 3 होगा। लेकिन यही ग्रेड 3 का फिशुला ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें देखिए यहाँ पे मॉडरेट साइज कलेक्शन 3.3, 2.1 एंड 8.1 सेंटीमीटर, जिसमें इतना 29.2 सीसी इसमें पस का कलेक्शन है, और ये ग्रेड 4 का फिशुला। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 5 का फिशुला। देखिए यहाँ पे जब ये लिवेटर इनर मसल को पियर्स करके ऊपर जाता है तब ये ग्रेड फिशुला जो होता है वो ग्रेड 5 का हो जाता है। तो हम लोग ग्रेड 5 का फिशुला कैसे बनता है ये देखेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था सुप्रा स्फिंक्टिक और एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक, ये दोनों जो ये होते हैं जो पार क्लासिफिकेशन में ये ग्रेड 5 के फिशुला होते हैं। ग्रेड जो इंटरस्फिंक्टिक था उसको हम ग्रेड 1 बोलेंगे, जो ट्रांसस्फिंक्टिक था वो ग्रेड 3 होता है, और ये दोनों जो उन्होंने बताया था सुप्रा और एक्स्ट्रा ये ग्रेड 5 होता है। तो इसमें कैसे बना था ट्रैक, सुप्रा स्फिंक्टिक ट्रैक कैसे बना था, यहाँ पे एनल ग्लैंड थी, एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई, जो पस नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा था अब वो ऊपर गया था और लिवेटर इनर मसल को पियर्स किया था, सुप्रा लिवेटर स्पेस में गया, फिर से वापस लिवेटर इनर मसल को पियर्स किया और वापस इश्यू एनल इश्यूरेटल फोसा से होते हुए पेरिनल स्किन की तरफ आ गया। तो ये क्या था, ये था ग्रेड 4 सुप्रा स्फिंक्टिक फिशुला। इट इज अ टाइप ऑफ सुप्रा स्फिंक्टिक फिशुला, इसी को हम ग्रेड 5 फिशुला कहते हैं। या पेरिनल स्किन पे एक्सटर्नल ओपनिंग और सीधे लिवेटर इनर मसल को पियर्स करते हुए ये सीधे रेक्टम में ओपन हो रहा है, तो ये भी फिशुला आपका ग्रेड 5 का होगा। यानी अगर हम सबको कोरिलेट करें, हम देख रहे हैं कि ग्रेड 5 का फिशुला क्या हुआ, जब फिशुला ट्रैक लिवेटर इनर मसल को पियर्स करके ऊपर सुप्रा लिवेटर स्पेस में पहुंच जाएगा तो वो ग्रेड 5 का हो जाएगा। यानी ग्रेड 5 के फिशुला में कितने मसल फाइबर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और लिवेटर इनर मसल। तो ये हो गया आपके ग्रेड 5 के फिशुला। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिशुला हमारे बॉडी में कैसे बनता है, मॉडर्न व्यू और अपना आयुर्वेद के व्यू से। जैसा कि अभी हमने बताया कि फिशुला का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखा जाता है 60-70 से 80% जो फिशुला हमारी बॉडी में बनता है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो एनल ग्लैंड होती हैं उनकी एनल क्रिप्ट इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो इसीलिए क्रिप्टोग्लैंडुलर हाइपोथेसिस भी है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये दिया है कि लगभग 70% फिशुला हमारी बॉडी में जो बनता है वो इस ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से बनता है। बाकी जो 30 से 40% फिशुला रह जाते हैं वो जो होते हैं वो हो सकता है कि उसके पीछे कोई अंडरलाइंग कॉज हो, जैसे फिशर से भी फिशुला बनता है, जैसे क्रोन्स डिजीज से भी फिशुला बनता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस से भी फिशुला बनता है, ट्यूबरकुलोसिस से फिशुला बन जाता है हमारी बॉडी में, ट्रॉमा से फिशुला बन जाता है, या कोई हो सकता है कि पेरिनल स्पेस इस यहाँ से कोई
कोई ट्रॉमा की वजह से यहाँ से इस स्पेस में कोई एब्सेस बना और वो जो है अंदर एनल कैनाल की तरफ आ गया। तो फिस्टुला जो होते हैं कि कॉजेस इंपॉर्टेंट होता है। जब हम फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर एनल ग्लैंड की वजह से फिस्टुला की ओरिजिन हो रही है तो हमें वहां पे एनल ग्लैंड को टारगेट करना है, क्योंकि जब तक हम एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई है जब तक उसको टारगेट नहीं करेंगे फिस्टुला बार बार रिकर होता रहेगा। अगर किसी को ह्यूमन बॉडी में ट्यूबरकुलर फिस्टुला यानी टीबी के बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो हमें वहां पे ट्यूबरकुलोसिस जो हुई है, जो जब एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन के साथ उसका ट्रीटमेंट देना है, नहीं तो हम चाहे जितनी बार उसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे पेशेंट ठीक नहीं होगा। अगर कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से फिस्टुला हो रहा है तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो एमआरआई रिपोर्ट से लगभग हमें ये पता चल जाता है, मैं आपको एक केस दिखाता हूं जिसमें ये लगभग पता चल जाता है कि इस पेशेंट को जो फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग थी वो किसकी वजह से। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, द ओरिजिन ऑफ फिस्टुला ट्रैक। जैसे मान लेते हैं एक पेशेंट था, हम इंटरनल ओपनिंग के बेस पे मोटा मोटा ये पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को फिस्टुला हुआ क्यों था। जैसे मान लेते हैं ये हमारी एनल कैनाल थी, ये एनोरेक्टल जंक्शन है, ये रेक्टम है, ये आपकी लिवेटाइनिंग मसल है, ये आपका सर्कुलर मसल ऑफ द रेक्टम है जो कि नीचे इंटरनल स्फिंक्टर बनाती है, और ये आपकी एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो कि आगे जाके प्यूबोरेटालिस मसल में ये जो होती है ये मर्ज हो जाती है। यहाँ पे डेंटेड लाइन है, डेंटेड लाइन एनोरेक्टल जंक्शन से कितना दूर होती है 1.5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको फिस्टुला का कॉज ढूंढने को मिलेगा। मान लेते हैं एक पेशेंट आया हमारी क्लिनिक पे, हमने देखा कि उसका जो इंटरनल ओपनिंग है हमारी रिपोर्ट में वो शो कर रही है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द ट्रैक मेजर अबाउट अप्रॉक्स 6.2 सेंटीमीटर विथ इंटरनल ओपनिंग अप्रॉक्स 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज। तो जो इंटरनल ओपनिंग एनल वर्ज से कितनी दूरी पर है इसके बेस पे हम लगभग ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस पेशेंट को जो फिस्टुला बना है वो एनल ग्लैंड के इंफेक्शन की वजह से बना है, कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ है, कि ट्रॉमा की वजह से है, कि फिशर की वजह से है, या क्रोन्स या अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से है। देखिए मान लेते हैं तो एनोरेक्टल जंक्शन से 1.5 सेंटीमीटर जब हम नीचे आते हैं डेंटेड लाइन मिलती है, जब यहाँ से फिर हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर आते हैं तो यहाँ पे हिल्टन लाइन होती है, अब फिर यहाँ से जब 0.8 सेंटीमीटर जब नीचे आते हैं यहाँ पे क्या होता है एनल वर्ज। अब मान लेते हैं एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी इंटरनल ओपनिंग जो है एनल वर्ज से 2.3 सेंटीमीटर ऊपर है। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला ट्रैक इज proximal to anal verge about 2.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज। 2.3 सेंटीमीटर 2.3 सेंटीमीटर एनल वर्ज से इंटरनल ओपनिंग कितनी दूर है 2.3 सेंटीमीटर। एक पेशेंट ऐसा आया जिसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो एनल वर्ज से लगभग 3.8 सेंटीमीटर है, और एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी इंटरनल ओपनिंग एनल वर्ज से लगभग 1.5 सेंटीमीटर है, और एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी इंटरनल ओपनिंग एनल वर्ज से लगभग 6 सेंटीमीटर है। यहां से हम जो ये दूरी इंटरनल ओपनिंग यहां से देखें, यहां से 1.5 सेंटीमीटर, यहां से ये 2.3 सेंटीमीटर, यहां से 3.8 सेंटीमीटर और यहां से 6 सेंटीमीटर। तो इसकी इंटरनल ओपनिंग हमें ये बता रही है कि यहाँ पे एनल ग्लैंड इन्फेक्ट नहीं हुई है, यानी यहाँ पे पेशेंट को हो सकता है जो फिस्टुला बना है वो फिशर की वजह से बना है। लेकिन अगर इंटरनल ओपनिंग वो 2.3 सेंटीमीटर होगा तो हम जरा यहाँ से कैलकुलेट करके देखें 0.8 सेंटीमीटर 1.5, तो डेंटेड लाइन एनल वर्ज से कितना दूर पे है 2.3 सेंटीमीटर, यानी जो फिस्टुला का काज है वो क्या है वो एनल ग्लैंड का इंफेक्शन है। लेकिन यही इंटरनल ओपनिंग अगर डेंटेड लाइन से ऊपर चली जाती है तो अब यहाँ पे डेंटेड लाइन इन्फेक्ट नहीं हुई है, अब यहाँ पे आता है या तो पेशेंट को क्रोन्स डिजीज है, या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या तो ट्रॉमास हुआ है, या हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, या तो कोई और बीमारी चल रही थी पेशेंट को। और अगर रेक्टम में है तब तो 100% एनल ग्लैंड इन्फेक्ट नहीं हुई है। अगर इंटरनल ओपनिंग यहाँ मिल रही है तो ये कोई हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस है, क्रोन्स है, कोई
कार्सिनोमाजेनिक और इसकी ओरिजिन है, तो देर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज ऑफ द origin of the fistula tract. So on the basis of internal opening inside the anal canal or rectum, we can find the cause of fistula, and without searching the cause of fistula we can't treat a fistula. तो हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट इसका आगे का डिस्कस करेंगे।